प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है बच्चों आज हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सीक्वेंस से रिलेटेड हमें बच्चों कुछ काफ़ी लेक्चर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमें सीक्वेंस और सीरीज़ को कंप्लीट करना है तो इस पे बच्चों एक कंप्लीट सीरीज़ बनेगी। ठीक है, और इस सीरीज़ के अंदर हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे सीक्वेंस और सीरीज़ को। ठीक बच्चों, सीक्वेंस की डेफिनेशन हम पहले समझेंगे, सीक्वेंस का बेसिक कंसेप्ट हम पहले समझेंगे, और सीक्वेंस के बेसिक कंसेप्ट या उसके डेफिनेशन को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बच्चों +2 क्लास में आप सभी फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, फंक्शन के बारे में आपने बच्चों क्या पढ़ा था कि फंक्शन जब भी डिफाइन होता है वो डोमेन से लेकर के कोडोमेन के ऊपर डिफाइन होता है। मतलब कि फंक्शन के अंदर जब मैं कोई एलिमेंट या मैं कोई वैल्यू पुट करता हूँ डोमेन से उठा करके, तो डोमेन के उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो मुझे फंक्शनल वैल्यू मिलती है वो बच्चों हमेशा मुझे कोडोमेन से मिलती है। ठीक है, ये फंक्शन की बेसिक सी डेफिनेशन है। अगर बच्चों मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो सीक्वेंस भी बच्चों एक तरह का फंक्शन ही होता है, लेकिन सीक्वेंस बच्चों एक तरह का स्पेसिफिक फंक्शन है। सीक्वेंस बच्चों एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन का डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर का सेट होता है, लेकिन उस फंक्शन का रेंज हमेशा बच्चों रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, मतलब कि सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही है, लेकिन सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन का डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर का सबसेट होगा। हमेशा नेचुरल नंबर का सेट ही होगा, लेकिन उसका जो रेंज होगा वो बच्चों हमेशा रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है बच्चों सीक्वेंस की। लेकिन अगर बच्चों में इसको प्रैक्टिकली समझना हो तो बच्चों किस तरीके से समझेंगे। मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई सेट है, डोमेन, मान लीजिए ये मेरे लिए काम करे डोमेन का, और डोमेन बच्चों मेरे पास है नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, और इसी तरीके से बच्चों मेरे पास एक कोडोमेन का सेट है, और कोडोमेन बच्चों मेरे पास है कौन, रियल नंबर्स। ठीक, तो बच्चों अगर यहाँ पे जो डोमेन होगा, मतलब कि यहाँ पे बच्चों कोई फंक्शन f होगा, और अगर उस फंक्शन के लिए काम करेगा डोमेन नेचुरल नंबर का, तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू किस तरह की होंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, और ये बच्चों फंक्शन क्या करेगा, इन सभी एलिमेंट की बच्चों मैपिंग देगा। ठीक है, मतलब कि 1 की मैपिंग बनाएगा कोडोमेन के किसी एलिमेंट के साथ। अब बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इस 1 की मैपिंग बच्चों बनाता है a1 के साथ, तो 1 की मैपिंग बच्चों किसके साथ बनी, a1 के साथ। 2 की मैपिंग बच्चों बनी a2 के साथ। ठीक, इसी तरह अगर 3 की मैपिंग बच्चों a3 के साथ बने, और 4 की मैपिंग बच्चों a4 के साथ बने, और बच्चों इसी तरह 5 की मैपिंग a5 के साथ बने, और बच्चों a6 की मैपिंग बने a6 के साथ, तो बच्चों ये चीज़ चलती जाए एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के फंक्शन को, मतलब कि बच्चों एक ऐसा फंक्शन जिस फंक्शन के लिए डोमेन हमेशा काम करता है नेचुरल नंबर का, और मतलब जिसके लिए डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर का सेट होगा, और जिसके लिए जो रेंज होगा वो हमेशा रियल नंबर का सबसेट हो, और वो फंक्शन बच्चों कुछ इस तरीके से मैपिंग दे, मतलब कि 1 की मैपिंग बनाए a1 के साथ, 2 की मैपिंग बनाए a2 के साथ, 3 की मैपिंग बनाए बच्चों a3 के साथ, एंड सो ऑन। तो इस तरह के फंक्शन को बच्चों हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि सीक्वेंस के लिए बच्चों जरूरी है नेचुरल नंबर का सेट डोमेन होना चाहिए, और जो रेंज होगा बच्चों वो रेंज हमेशा रियल नंबर का सबसेट होता है। तो बच्चों ऐसे फंक्शन को ही हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, बच्चों यहाँ पे ये जो हमारे पास रेंज निकल के आता है, मान लीजिए बच्चों रेंज के अंदर आपको सबसे पहले मिलेगा a1, फिर आपको मिलेगा a2, फिर आपको मिलेगा a3, फिर आपको बच्चों मिलेगा a4, और फिर बच्चों आप ऐसे चलते जाओगे आपको an मिलेगा, और an के आगे वाले भी बच्चों टर्म्स होंगे। तो ये जो कंप्लीट बच्चों रेंज मेरे पास मिलेगा, इस रेंज को हम सीक्वेंस बोलेंगे। और बच्चों जब भी हमें कोई सीक्वेंस मिलता है तो सीक्वेंस के अंदर बच्चों जितने भी टर्म्स होते हैं, अब सीक्वेंस बच्चों उसके अंदर टर्म्स बच्चों बहुत सारे हो सकते हैं, वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं। मतलब कि जो भी यहाँ पे टर्म्स होते हैं, या जो उन टर्म्स की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो कुछ ऐसे लिखी होती है इस फॉर्म में, मतलब उनके बीच में हम कॉमे का यूज़ करते हैं। और सीक्वेंस के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं, मतलब कि सीक्वेंस के अंदर बच्चों जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं, वो सारे के सारे नंबर किसी खास पैटर्न में लिखे होते हैं। मतलब कि उस सीक्वेंस के बच्चों सारे नंबर्स किसी नियम से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, और जब वो सीक्वेंस बच्चों लिखा जाता है उसके आगे भी हम 2 इस तरह के सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों जो एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन बच्चों मेरे पास बनता है, इस रिप्रेजेंटेशन को बच्चों मैं कहता हूँ सीक्वेंस। ठीक है, और अगर बच्चों ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में बच्चों जो an होगा वो मेरे पास काम करता है जनरल टर्म का। ठीक है, वो मेरे पास बच्चों किसका काम करेगा, जनरल टर्म का, और जिसको आप बच्चों nth टर्म कहते हो। ठीक है,
तो बच्चों हर एक सीक्वेंस की अपनी कोई जनरल टर्म और अपनी कोई nth टर्म भी होती है, ठीक है। तो बच्चों ये बेसिक सी डेफिनेशन है, मतलब कि सीक्वेंस के लिए कंडीशन ये है कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर का सेट होगा और उसका जो कोडोमेन होगा वो हमेशा रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। मतलब कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जो बच्चों कुछ नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट होंगे, जो नेचुरल नंबर का सेट होगा, उसके जो एलिमेंट होते हैं उनकी कुछ मैपिंग इस तरीके से बना के दे। तो यहाँ पे बच्चों जो कंप्लीट जो मेरे पास रेंज बन के आता है वो रेंज मेरे लिए काम करता है सीक्वेंस का, ठीक है। मतलब कि उस फंक्शन को, जो फंक्शन इस तरीके से मैपिंग देता है, उस फंक्शन को बच्चों हम सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। और अगर सीक्वेंस को बच्चों कुछ इस तरीके से लिखा जाए और सीक्वेंस में बच्चों जो an है वो हमेशा होगी जनरल टर्म और आप बच्चों इसको nth टर्म भी कह सकते हो, ठीक है। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक सीक्वेंस है और एक सीक्वेंस बच्चों मेरे पास है an, ठीक है। उस सीक्वेंस का नाम बच्चों क्या है an, और उस सीक्वेंस का मैंने जनरल टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि उस सीक्वेंस बच्चों मेरे पास क्या है कुछ इस तरीके से, और सीक्वेंस का बच्चों जनरल टर्म मुझे मिला है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए बच्चों कि अगर कोई सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस का अगर आपको जनरल टर्म मिला है तो उस जनरल टर्म से आप उस सीक्वेंस के सारे टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि बच्चों अब ये n स्क्वायर है, आप सबसे पहले n की जगह कितनी वैल्यू पुट करोगे 1, क्योंकि इस सीक्वेंस का जो डोमेन होगा वो तो हमेशा नेचुरल नंबर का सेट होगा और नेचुरल नंबर में हमेशा बच्चों सबसे पहले एलिमेंट कौन आएगा 1। तो जब n की जगह 1 डालेगा, 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1, फिर आप बच्चों 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, फिर 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, फिर 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16। तो बच्चों ये ऐसे चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। मतलब कि सीक्वेंस की अगर जनरल टर्म आपको मिली है तो उस जनरल टर्म से आप उस सीक्वेंस की सारी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और एग्जाम्पल मेरे पास हो सकते हैं सीक्वेंस के। मान लीजिए बच्चों मेरे पास हो गया कि मुझे किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म मिला है और वो बच्चों मुझे मिला है -1 की पावर n, ठीक है। मुझे मिला है -1 की पावर n। तो यहाँ पे बच्चों जब मैं n, कोई अगर नेचुरल नंबर होगा, जब मैं n को 1 पुट करूँगा तो बच्चों यहाँ पे मुझे मिलेगा -1, फिर मैं n को 2 पुट करूँगा मुझे मिलेगा +1, फिर मैं 3 पुट करूँगा मुझे मिलेगा -1, फिर मुझे मिलेगा +1। कुछ इस तरीके से चलती जाएगी चीज़ अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। मतलब कि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है n के ऊपर। अगर n कोई ऑड नेचुरल नंबर होगा फिर तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -1, और अगर n की वैल्यू कोई इवन नेचुरल नंबर होगी फिर मुझे बच्चों यहाँ पे मिलेगी 1। तो इस सीक्वेंस का मुझे जनरल टर्म मिला था और उसके मैं उस जनरल टर्म से मैं उस सीक्वेंस के सारे टर्म्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि सीक्वेंस आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। अगर वो जनरल टर्म की फॉर्म में मिला तो आप उससे उस सीक्वेंस को बना सकते हो, ठीक है। और आप बच्चों उल्टा भी काम कर सकते हो, अगर आपको सीक्वेंस कुछ इस फॉर्म में मिला है तो वहाँ से भी आप उस सीक्वेंस की जनरल टर्म बना सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये बेसिक सा कंसेप्ट हुआ हमारे पास सीक्वेंस का, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास आगे अगर हम चलें तो 2 तरह के सीक्वेंस बच्चों आते हैं, 2 तरह के सीक्वेंस बच्चों हमारे पास आते हैं। पहला तो बच्चों हमारे पास आता है फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। एक तो बच्चों हमारे पास आता है फाइनाइट सीक्वेंस और एक बच्चों हमारे पास आता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो बच्चों इनको समझना बहुत आसान है, जैसे बच्चों नाम से स्पष्ट है। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होगा कि अगर कोई ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर टर्म्स फाइनाइट होंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे बच्चों फाइनाइट सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस ऐसा होगा जिसके अंदर जो टर्म्स है वो इनफाइनाइट है, मतलब कि उस सीक्वेंस में जो n होगा वो अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे, उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हो, तो बच्चों उस सीक्वेंस को हम कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे बच्चों ये सीक्वेंस था, ये बच्चों एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा, तो इस तरह के सीक्वेंस को बच्चों हम कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों सीक्वेंस की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हुई होगी। सीक्वेंस बच्चों एक तरह का फंक्शन ही होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर का सेट होगा, लेकिन उस फंक्शन का जो रेंज होगा बच्चों वो हमेशा रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। और बच्चों इस तरह का जो रेंज हमें मिलता है उसी रेंज को हम सीक्वेंस कहते हैं। और सीक्वेंस को लिखने के लिए बच्चों आपको आगे पीछे कुछ इस तरह के 2 सिम्बल्स का यूज़ करना होता है। और सीक्वेंस की अगर आपको कोई जनरल टर्म मिले तो उस जनरल टर्म से आप उस सीक्वेंस की सारी टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकता है और आपके पास जो सीक्वेंस होगा बच्चों वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। बच्चों आगे मूव करेंगे और आगे हम कुछ और नई चीज़ें देखते हैं सीक्वेंस के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। बच्चों जो सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास सीक्वेंस का वो बच्चों आता है बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो बच्चों बाउंडेड अबव सीक्वेंस होता क्या है, मान लीजिए बच्चों मेरे पास सीक्वेंस है an, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगर कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाता है कि मान लीजिए बच्चों एक ऐसा नंबर k एग्जिस्ट कर जाए, एक ऐसा रियल नंबर k एग्जिस्ट कर जाए कि जो आपका सीक्वेंस an होगा उस सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होंगे
अगर उस रियल नंबर k से छोटे हों या फिर उस k के बराबर हों, तो उस कंडीशन में जो बच्चों आपका सीक्वेंस an बनेगा वो हमेशा बाउंडेड अबव सीक्वेंस होता है। ठीक है, मतलब कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस, अगर किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड अबव सीक्वेंस होना है तो यहाँ पे कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि यहाँ पे एक रियल नंबर k कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि जो वो सीक्वेंस होगा उसकी जो हर एक टर्म की वैल्यू होगी, मतलब उस सीक्वेंस का जो हर एक नंबर होगा उस रियल नंबर k से छोटा होना चाहिए, या फिर उस सीक्वेंस के जो हर एक टर्म की वैल्यू होगी वो उस नंबर के बराबर हो या फिर उससे होना चाहिए छोटा। अगर बच्चों कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस कंडीशन में बच्चों हम सीक्वेंस को बोलेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस। मतलब कि जो an हमारे पास सीक्वेंस बनेगा बच्चों वो बनेगा बाउंडेड अबव सीक्वेंस। मतलब कि एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना जरूरी है कि उस सीक्वेंस की हर एक जो वैल्यू बनेगी, उस सीक्वेंस के जो टर्म की हर एक वैल्यू बनेगी वो उस k नंबर से छोटी हो या बच्चों उसके हो बराबर, तो उस कंडीशन में बच्चों जो सीक्वेंस an होगा वो हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। और इस कंडीशन में ये बच्चों रियल नंबर k हमारे पास होता है, इस कंडीशन में ये जो रियल नंबर k हमारे पास होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं बच्चों अपर बाउंड। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अपर बाउंड। बच्चों यहाँ पे जो बाउंड होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। बाउंड हमेशा दो तरह के होते हैं, एक तो बच्चा होता है लोअर बाउंड, एक होता है अपर बाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो k बनेगा वो बच्चों मेरे पास बनेगा अपर बाउंड। ठीक है बच्चों, मैं इसका एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि हमारे पास जो बाउंडेड अबव सीक्वेंस होगी वो कुछ किस तरह की होगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लीजिए मेरे पास कोई सीक्वेंस है, मान लीजिए बच्चों मेरे पास सीक्वेंस है an, और जो सीक्वेंस an मुझे मिला उसकी जनरल टर्म बच्चों मिली है मुझे -n। तो यहाँ से अगर मैं बच्चों वैल्यू निकालूँ तो आप पहले n की जगह बच्चों 1 पुट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा -1, फिर मिलेगा -2, फिर मिलेगा -3, फिर मिलेगा -4, और बच्चों ये चलती जाएगी चीज़ अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो बच्चों आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो। ठीक है, इस सीक्वेंस में आपको मिला था बच्चों -n, और n की जगह आपने सारे के सारे नेचुरल नंबर को पुट किया। आपने पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, फिर 4 पुट किया। ठीक है, तो बच्चों इस सीक्वेंस में ये जो -1 है ये एक ऐसा रियल नंबर है बच्चों, ये एक ऐसा रियल नंबर होगा कि इस सीक्वेंस an के जितने भी टर्म्स होंगे इस -1 से हमेशा छोटे होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर मैं -2 को चेक करूँ वो -1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब कि बच्चों -2 -1 से छोटा है, -3 -1 से छोटा होगा, -4 -1 से छोटा होगा। और जब आप आगे के टर्म्स निकालोगे, मतलब कि आप -5 निकालोगे, -6 निकालोगे, -7 निकालोगे, वो सारे के सारे टर्म्स ऐसे होंगे इस सीक्वेंस के कि जो -1 से छोटे होंगे। मतलब कि बच्चों इस सीक्वेंस ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा रियल नंबर k एग्जिस्ट करे कि उस सीक्वेंस an का जो हर एक वैल्यू होगा वो उस k से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे बच्चों उस k का काम करेगा -1। मतलब कि इस सीक्वेंस का जितने भी टर्म्स होंगे, या वो चाहे खुद -1 ही क्यों ना हो, वो इस -1 से या तो छोटा होगा या फिर -1 के बराबर होगा। इस कंडीशन में बच्चों जो -1 होगा इस सीक्वेंस के लिए बच्चों काम करेगा अपर बाउंड का। ठीक है, तो यहाँ पे आप बच्चों लिख सकते हो कि जो -1 हमारे पास काम करेगा वो हमारे पास काम करेगा अपर बाउंड का। ठीक है, अपर बाउंड का मतलब ये होगा कि बच्चों -1 एक ऐसा रियल नंबर होगा कि उस सीक्वेंस का जो हर एक टर्म होगा या जो हर एक टर्म की वैल्यू होगी उस -1 से आपको हमेशा छोटी मिलेगी या उसके बराबर मिलेगी। तो इस कंडीशन में बच्चों हम कहते हैं -1 हमारे लिए किसका काम करेगा बच्चों, वो काम करेगा अपर बाउंड का। तो बच्चों इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं बाउंडेड अबव, मतलब कि ऐसे सीक्वेंस जिनका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो उस सीक्वेंस को बच्चों हम कहते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। ठीक है, तो ये बच्चों पहली डेफिनेशन थी, मतलब कि फर्स्ट टाइप था किसका, सीक्वेंस का, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अब बच्चों इसी तरह आगे हमें मिलता है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, तो बच्चों बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है बच्चों, बाउंडेड बिलो में थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज होगा। उसमें डेफिनेशन क्या होगा बच्चों कि कुछ इस तरीके से होगा, मतलब कि वहाँ पे मतलब कि एक ऐसा रियल नंबर के एग्जिस्ट करे, के बच्चों कोई रियल नंबर होगा और एक ऐसा रियल नंबर के एग्जिस्ट करना चाहिए कि जो उस सीक्वेंस की जो हर एक वैल्यू होती है, उस सीक्वेंस का जो बच्चों हर एक नंबर होगा वो उस रियल नंबर के से हमेशा बड़ा होना चाहिए या फिर उसके होना चाहिए बराबर। अगर बच्चों कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बच्चों ये जो के हमारे पास काम करता है, ये बच्चों हमारे पास काम करता है लोअर बाउंड का। ठीक है, तो बच्चों ये जो के होगा, जो रियल नंबर होगा अपने आप में, वो मेरे लिए काम करेगा बच्चों लोअर बाउंड का। ठीक है बच्चों, मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप बच्चों इसके लिए एग्जांपल लो, तो मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है, आपको बच्चों कोई सीक्वेंस मिला है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप बच्चों यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करोगे, आप पहले n को कितना पुट करोगे 1, फिर आप कितना पुट करोगे 3, फिर आप कितना पुट करोगे 4, तो बच्चों ऐसे चलते जाओगे। तो इस सीक्वेंस में बच्चों जो 1 है एक ऐसा रियल नंबर होगा कि
इस सीक्वेंस के बाकी के जितने टर्म होंगे, मान लीजिए चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 कुछ भी होगा, चाहे आप आगे की कोई भी वैल्यू उठा लो या फिर वो वैल्यू अपने आप में 1 ही क्यों ना हो, तो इस सीक्वेंस की बच्चों सारी वैल्यू इस 1 से हमेशा बड़ी होंगी या फिर बच्चों 1 की होंगी बराबर। तो इस कंडीशन में जो बच्चों 1 होगा वो इस सीक्वेंस के लिए काम करेगा बच्चों अपर बाउंड का, सॉरी लोअर बाउंड का। जो बच्चों 1 होगा वो मेरे लिए काम करेगा किसको, लोअर बाउंड का। ठीक है, मतलब कि लोअर बाउंड का मतलब ये हो गया बच्चों कि जो 1 है इस सीक्वेंस की सबसे छोटी वैल्यू है, और जो अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड का मतलब ये होता है कि जो अपर बाउंड वाली वैल्यू होती है वो उस सीक्वेंस की बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू होती है। मतलब कि इस सीक्वेंस में मुझे 1 से छोटी कोई भी वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी। और अगर बच्चों आप अपर बाउंड की बात करोगे तो उस सीक्वेंस में जो अपर बाउंड होगा उससे बड़ी वैल्यू आपको वहाँ पे कोई नहीं मिल सकती। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है, ये बच्चों हमारे पास थी सेकेंड कैटेगरी, इसी तरह बच्चों हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है। थर्ड कैटेगरी बच्चों होती है बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, खाली बाउंडेड सीक्वेंस। अब इसमें क्या होगा बच्चों, बाउंडेड सीक्वेंस में यहाँ पे बच्चों 2 नंबर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि बच्चों 2 नंबर कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि जो आपका सीक्वेंस होगा वो कुछ इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब कि 2 ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, 2 ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे कि जो सीक्वेंस आपका an होगा हमेशा उनके बीच में रहेगा। ठीक है, मतलब कि जो सीक्वेंस की वैल्यू होगी या तो इस स्मॉल के से बड़ी होगी या फिर इसके बराबर होगी, या फिर और साथ में एक कंडीशन और सेटिस्फाई होगी कि जो सीक्वेंस होगा वो बच्चों इस कैपिटल के, मतलब कि जो एक दूसरा रियल नंबर जो होगा उससे हमेशा इसकी वैल्यू छोटी होगी या फिर इसके बराबर होगी। तो बच्चों अगर कोई इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो, कोई इस तरह का सीक्वेंस बच्चों एग्जिस्ट करे जहाँ पे 2 रियल नंबर ऐसे एग्जिस्ट करें कि जो सीक्वेंस की वैल्यू होगी वो इस वाले रियल नंबर से तो बड़ी होनी चाहिए या फिर इसके बराबर हो, और इस वाले रियल नंबर से हमेशा छोटी हो या फिर इसके बराबर हो, तो बच्चों इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो इस तरह के सीक्वेंस को बच्चों हम कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। और इसका बच्चों एक एग्जाम्पल मेरे पास हो सकता है, इसका जो एग्जाम्पल बनेगा बच्चों बाउंडेड सीक्वेंस का बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए बच्चों मेरे पास सीक्वेंस है 1/n, और बच्चों जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, आप सबसे पहले बच्चों n की जगह कितना पुट करोगे 1, तो 1/1 कितना बनेगा 1 बनेगा। फिर बच्चों आपके पास बनेगा 1/2, फिर आपके पास बनेगा 1/3, फिर आपके पास बनेगा 1/4, और बच्चों ये चीज़ चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों इस सीक्वेंस को आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। इस सीक्वेंस में बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 1, इस सीक्वेंस में सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों कितनी है 1, और 1 के बाद कौन आया बच्चों 1/2, फिर मिला मुझे 1/3, फिर मुझे मिला 1/4। अब यहाँ पे जो आगे वाली वैल्यू है, अब ये बच्चों 1/2 1 से छोटा है, 1/3 और छोटा हो गया, 1/4 और छोटा हो गया, फिर 1/5 आएगा वो और छोटा होगा, 1/6 और छोटा होगा। तो जैसे जैसे चीज़ चलती जाएगी बच्चों, जब आप इस सीक्वेंस में इनफाइनाइट पे पहुंच जाओगे तो वहाँ पे जो वैल्यू होगी वो लास्ट वाली वो कहीं ना कहीं 0 को अप्रोच करेगी। ठीक है, मतलब कि इस सीक्वेंस की वैल्यू हमेशा इस सीक्वेंस की जो सबसे छोटी होगी वैल्यू वो बच्चों 0 होगी। मतलब कि इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होते हैं, इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म होंगे या तो वो 1 से छोटे होंगे या फिर वो 1 के बराबर होंगे, और जब लास्ट में जो लास्ट वाला टर्म होगा जब वो 0 को अप्रोच करेगा तो इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म होंगे या तो वो बच्चों 0 से बड़े होंगे या फिर वो 0 के बराबर होंगे लास्ट में कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है बच्चों उसको हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे 2 ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट करें जहाँ पे बच्चों कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इस सीक्वेंस को बच्चों हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो बच्चों बाउंडेड अबव सीक्वेंस आपने समझा, जिसमें एक रियल नंबर के एग्जिस्ट ऐसा करेगा कि उस सीक्वेंस की वैल्यू हमेशा उससे छोटी होनी चाहिए, तो वहाँ पे जो रियल नंबर के होगा वो हमारे लिए काम करेगा अपर बाउंड का। ठीक है, इसी तरीके से बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए कि उस सीक्वेंस की वैल्यू हमेशा उससे बड़ी हो या उसके बराबर हो, तो उस कंडीशन में वो जो रियल नंबर होगा वो हमारे लिए काम करेगा बच्चों लोअर बाउंड का। और अगर बच्चों कोई सीक्वेंस बाउंडेड होगा तो वहाँ पे बच्चों 2 रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे कि जहां सीक्वेंस की वैल्यू जो है उन दोनों रियल नंबर के बीच में होगी या फिर उनके बराबर होगी, तो उस तरह के सीक्वेंस को बच्चों हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, अब बच्चों नेक्स्ट हम सीखेंगे कि किसी भी सीक्वेंस का हम लिमिट कैसे निकालते हैं, मतलब कि बच्चों हम सीखेंगे लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है और किसी भी सीक्वेंस के लिए लिमिट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बच्चों यहाँ पे लिमिट ऑफ सीक्वेंस पे जाने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए बच्चों, अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे बच्चों आपने अभी बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ा, उसी तरह बच्चों हमारे पास होता है अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, अनबाउंडेड सीक्वेंस उस सीक्वेंस को कहते हैं जिसका ना तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे और ना जिसका
अपर बाउंड एग्जिस्ट करे, ठीक है। मतलब कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें ना तो ये पता चले कि इस सीक्वेंस की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी और ना ये पता चले कि इस सीक्वेंस की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, तो इस कंडीशन में उस सीक्वेंस का बच्चों ना तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ना अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। ऐसे सीक्वेंस को बच्चों कहते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। और बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लीजिए बच्चों एक सीक्वेंस मुझे मिला है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए बच्चों मुझे मिला है इसका जनरल टर्म -1 की पावर n कुछ इस तरीके से, ठीक है, -1 की पावर n इंटू n। अब बच्चों जब इस सीक्वेंस की वैल्यू आप निकालोगे तो आप पहले n की जगह कितना पुट करोगे 1, तो -1 की पावर 1 कितना बनेगा -1, और -1 इंटू बच्चों 1 कितना बनेगा -1, ठीक। फिर आप बच्चों कितना पुट करोगे 2, तो -1 का स्क्वायर बनेगा +1, और 1 इंटू 2 कितना बनेगा बच्चों 2। फिर आपके पास बच्चों बनेगा -3, फिर आपके पास बनेगा 4, फिर आपके पास बनेगा -5, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये चीज़ बच्चों चलती जाएगी अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब कि अगर मैं 1 पुट करूँ फिर तो मुझे मिलेगा -1, अगर मैं 2 पुट करूँ फिर मुझे मिलेगा 2, अगर मैं 3 पुट करूँ तो फिर मुझे मिलेगा -3, अगर मैं 4 पुट करूँ तो मुझे मिलेगा 4। तो आप यहाँ पे बच्चों ये चेक करने की कोशिश करो कि इस सीक्वेंस की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। इस सीक्वेंस की सबसे छोटी वैल्यू आप बच्चों नहीं बता सकते, ठीक है, और ना ही बच्चों आप इस सीक्वेंस की सबसे बड़ी वैल्यू बता सकते हो। मतलब कि इस सीक्वेंस में बच्चों ना तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ना अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, तो बच्चों इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं हमेशा अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। इस सीक्वेंस को आप कहोगे बच्चों अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक। अब बच्चों हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है बच्चों लिमिट ऑफ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस का आप लिमिट कैसे निकालते हो, ये बच्चों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिमिट समझना बड़ा ज़रूरी है आगे आने वाली सीक्वेंस के टाइप्स को अगर हमें समझना है, ठीक है। बच्चों किसी भी सीक्वेंस का आप लिमिट कैसे निकालते हो, उसका एग्जांपल बच्चों कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए बच्चों मुझे सीक्वेंस का जनरल टर्म मिला है an, ठीक है। मान लीजिए मुझे सीक्वेंस का जनरल टर्म मुझे an मिला है। अगर बच्चों इस पर मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an, और ये बच्चों किसी नंबर को मुझे दे दे, मतलब कि सीक्वेंस का जो भी मुझे जनरल टर्म an मिला है, अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी कर देता हूँ, ये मुझे किसी नंबर l को दे दे, तो बच्चों ये जो l होगा ये इस सीक्वेंस के लिए काम करेगा। लिमिट का मतलब l जो होगा वो बच्चों लिमिट ऑफ सीक्वेंस का काम करेगा, ठीक। मतलब कि बच्चों जब आप किसी सीक्वेंस को लिखते हो, मान लीजिए आप किसी भी सीक्वेंस के आप टर्म्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, तो बच्चों उस सीक्वेंस में जब आप इनफाइनाइट पे पहुंच जाओगे, जब आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब कि जब आप बिल्कुल लास्ट वाले टर्म पे पहुंच जाओगे, तो वो जो लास्ट वाला टर्म होगा वो किसी खास वैल्यू को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। मतलब कि जैसे जैसे आप सीक्वेंस में बढ़ोगे तो आप किसी खास नंबर के नज़दीक जा रहे होंगे, तो जो वो सबसे लास्ट वाला नंबर होगा वो किसी पर्टिकुलर नंबर के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, और वही नंबर अब बच्चों हमारे लिए काम करता है लिमिट ऑफ सीक्वेंस का। तो इसको बच्चों प्रैक्टिकली कुछ इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अगर कोई सीक्वेंस का जनरल टर्म मुझे मिलेगा, अगर मैं उस पर n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लगा देता हूँ, मतलब कि मैं इनफाइनाइट पे पहुँच गया, लास्ट में जाके जो लास्ट वाला टर्म होगा, अगर वहाँ पे बच्चों वो जो नंबर होगा उस सीक्वेंस का जो सबसे लास्ट वाला टर्म होगा वो किसी खास नंबर को अप्रोच करे, मतलब कि किसी खास नंबर के बहुत नज़दीक होगा, तो वो नंबर बच्चों मेरे लिए काम करता है लिमिट ऑफ सीक्वेंस का। मतलब कि ये हुआ कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अगर an हो और वो आपको किसी नंबर l, मतलब किसी फाइनाइट क्वांटिटी को दे दे, तो बच्चों फाइनाइट क्वांटिटी या जो वो अगर हम उसको l मान लेते हैं, तो बच्चों l हमारे लिए काम करेगा लिमिट ऑफ सीक्वेंस का। या बच्चों आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि an अप्रोचेज टू l एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अगर बच्चों n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जो an होगा वो हमेशा l को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में बच्चों जो l होगा वो हमारे लिए काम करेगा लिमिट ऑफ सीक्वेंस का, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास हुई लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ठीक। बच्चों अब हम सीखेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है और बच्चों ऑस्किलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। मतलब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। बच्चों जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी, या आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा या नहीं होगा। तो बच्चों अगर इसकी बच्चों छोटी सी कंडीशन है, अगर मैं बच्चों लिमिट अप्लाई करूँ बच्चों मैं an के ऊपर, ठीक है, और जैसे ही बच्चों मैंने an के ऊपर लिमिट को अप्लाई किया और बच्चों यहाँ पे जो मुझे क्वांटिटी मिलेगी, यहाँ पे जो बच्चों मुझे क्वांटिटी मिले वो फाइनाइट हो बच्चों और यूनिक हो, ठीक है। वो बच्चों अगर क्वांटिटी फाइनाइट हो और यूनिक हो, मतलब कि किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म आपको मिला और उस पर आपने बच्चों लिमिट को अप्लाई किया, मतलब कि n को इन्फिनिटी पे अप्रोच किया, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और बच्चों इस लिमिट को अप्लाई करने के बाद अगर मुझे जो भी वैल्यू मिलती है वो फाइनाइट है या फिर यूनिक है, तो उस कंडीशन में बच्चों जो सीक्वेंस बनेगा वो हमेशा बच्चों बनता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो उस कंडीशन में बच्चों जो सीक्वेंस बनेगा वो हमारे पास बनेगा
कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक, मतलब कि आपको जनरल टर्म मिलेगा, उस पर आपने लिमिट को अप्लाई करना है। लिमिट को अप्लाई करते ही जैसे आपको जो भी वैल्यू मिलेगी अगर वो फाइनाइट और यूनिक हो, मतलब कि वो सीक्वेंस आपके पास बनेगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। ठीक है बच्चों, इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। मान लीजिए बच्चों मुझे सीक्वेंस का जनरल टर्म an मिला है और an बच्चों मुझे मिला है कुछ इस तरीके से 2n+3 और फिर बच्चों मुझे मिला है 3n+4। तो बच्चों मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो सीक्वेंस मेरे पास है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए मुझे इस पर लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। लिमिट अप्लाई करना जरूरी है बच्चों। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, तो बच्चों यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपके पास बच्चों an की वैल्यू है 2n+3 और 3n+4। ठीक है, आपको बच्चों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से बच्चों आपको n कॉमन लेना पड़ेगा ऊपर से। तो जब आप n कॉमन लोगे तो आपके पास बनेगा 2+3/n और नीचे से भी आपको n कॉमन लेना पड़ेगा तो आपके पास बच्चों बनेगा 3+4/n। ठीक है, तो आपके पास बच्चों बनेगा 3+4/n और जैसे बच्चों आपने n को n से कट किया और जब उसके बाद बच्चों आप लिमिट अप्लाई करोगे तो n की जगह बच्चों इन्फिनिटी आएगा, तो 3 के नीचे इन्फिनिटी, किसी के नीचे बच्चों इन्फिनिटी होगा वो 0 बन जाता है और यहाँ पे भी बच्चों 4/∞ 0 बनेगा। तो आपके पास बच्चों बनेगा 2/3। आपके पास कितना बनेगा, आपके पास बनेगा 2/3। और जो बच्चों मुझे 2/3 वैल्यू मिली है वो बच्चों फाइनाइट है और वो बच्चों यूनिक भी है। तो इस कंडीशन में अगर कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको मिलता है, मतलब कि आपने an पे लिमिट को अप्लाई किया और जो आपको आंसर मिला बच्चों, जो आपको रिजल्ट मिला वो फाइनाइट भी हो यूनिक भी हो, तो उस कंडीशन में बच्चों जो सीक्वेंस बनता है वो हमेशा बनता है बच्चों कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो किसी भी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना या ना होना चेक करने के लिए आपको उस सीक्वेंस का जनरल टर्म होना चाहिए, उस पर आप लिमिट अप्लाई करोगे। इस तरीके से आप पहले n को कॉमन लेके आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहीं पे पुट करोगे फिर तो आप वापस आपके पास इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, वहाँ तो आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे। आपको इसको कुछ इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा और जो भी अगर आपको रिजल्ट मिलेगा वो फाइनाइट और यूनिक हो बच्चों, वो सीक्वेंस बनेगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हम सीखेंगे कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। बच्चों सेकंड टाइप आती है हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए आपको कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको बच्चों लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an के ऊपर। और बच्चों जैसे ही मैंने an के ऊपर लिमिट को अप्लाई किया, मतलब कि n को मैंने इन्फिनिटी अप्रोच करवाया, अगर मुझे प्लस इन्फिनिटी मिले या फिर मुझे मिले माइनस इन्फिनिटी, तो उस कंडीशन में बच्चों जो सीक्वेंस होगा वो आपके पास बनेगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, मतलब कि an के ऊपर लिमिट को अप्लाई करना है, या तो आपको मिलना चाहिए प्लस इन्फिनिटी या फिर आपको मिलना चाहिए माइनस इन्फिनिटी। तो उस कंडीशन में बच्चों जो सीक्वेंस मिलेगा वो आपके पास मिलेगा डाइवर्जेंट। ठीक है, मान लीजिए बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे करूँ कुछ, तो मान लीजिए बच्चों मुझे सीक्वेंस मिला है an और सीक्वेंस बच्चों मुझे कुछ इस तरीके से मिला है, मतलब कि आपके पास जो जनरल टर्म है वो बच्चों कितना है n, और जैसे ही मैंने इसके ऊपर लिमिट को अप्लाई किया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, तो बच्चों लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको बच्चों वापस क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। तो वापस से सीक्वेंस बच्चों क्या बनेगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, या फिर बच्चों कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि an बच्चों मुझे मिले बच्चों -n, और जैसे ही मैंने इस पे लिमिट को अप्लाई किया -n पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -n, तो बच्चों यहाँ पे मुझे मिलेगा -इन्फिनिटी। यहाँ पे बच्चों मुझे क्या मिलेगा, -इन्फिनिटी। तो इस मतलब कोई भी कंडीशन हो, या तो आपको प्लस इन्फिनिटी मिला फिर आपको मिला -इन्फिनिटी, तो इस तरह के सीक्वेंस को बच्चों आप डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हो। ठीक है, इसका कोई और बच्चों एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास है बच्चों मुझे an मिला है मान लीजिए n², तो आप यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, तो ये सीक्वेंस भी बच्चों कैसा होगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। या फिर बच्चों आपके पास हो सकता है मान लीजिए आपके पास हो गया an = 2n, तो यहाँ पे बच्चों जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तब भी आपको प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। तो जिन सीक्वेंस में लिमिट अप्लाई करके आपको या तो मिले प्लस इन्फिनिटी या फिर मिले आपको -इन्फिनिटी, तो इस तरह के सीक्वेंस को आप बच्चों कहते हो डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये बच्चों हुआ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। बच्चों अब हम सीखेंगे ऑस्किलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। बच्चों ऐसे सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट हो और ना डाइवर्जेंट हो। ठीक है, मतलब कि ऐसे सीक्वेंस जो ना कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो, तो इन सीक्वेंस को बच्चों कहते हैं ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। मतलब कि ऑस्किलेटरी सीक्वेंस में क्या होगा कि जब आप उस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट अप्लाई करके बच्चों जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो यूनिक नहीं होगा, वो फाइनाइट तो जरूर होगा लेकिन वो बच्चों रिजल्ट यूनिक नहीं होगा। तो उस कंडीशन में बच्चों जो हमारे पास सीक्वेंस बनता है वो बच्चों हमारे पास बनता है ऑस्किलेटरी। ठीक है, मान लीजिए बच्चों मैंने लिमिट को अप्लाई किया किसके ऊपर, an के ऊपर, और बच्चों जो मुझे लिमिट मिले वो यूनिक ना हो, ठीक है, नॉट यूनिक, तो उस कंडीशन में सीक्वेंस बच्चों बनेगा ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। मतलब ये हुआ बच्चों
कि आपको कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेगी कि उसकी वैल्यू बच्चों वेरी करेगी, उसकी वैल्यू कोई फिक्स या उसकी वैल्यू कोई फाइनाइट नहीं होगी। मतलब वो सीक्वेंस कभी आपको कोई और वैल्यू दे देगा, कभी आपको कोई दूसरी वैल्यू दे देगा, मतलब कि इसकी वैल्यू बच्चों बार बार वेरी करेगी दो वैल्यूज़ के बीच में। तो उस सीक्वेंस को बच्चों कहेंगे ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। अगर बच्चों इसका आप एग्जाम्पल देखना चाहो बच्चों, कुछ इस तरीके से हो सकता है। मान लीजिए बच्चों मुझे an मिला और an बच्चों मुझे मिला -1 की पावर n, ठीक है। an बच्चों मुझे मिला -1 की पावर n। और बच्चों यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे an के ऊपर, तो बच्चों ये जो लिमिट होगी ये कहीं ना कहीं बच्चों डिपेंड करेगी n के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों? n के ऊपर। क्योंकि अगर n की वैल्यू ओड इंटीजर होगी, अगर n की वैल्यू ओड इंटीजर होगी फिर तो बच्चों आपको इसका आंसर मिलेगा -1। लेकिन अगर बच्चों n की वैल्यू कोई इवन इंटीजर होगी तो इसका आंसर बच्चों आपको मिलेगा 1, ठीक है। मतलब कि इस सीक्वेंस का जो वैल्यू है बच्चों वेरी कर रहा है -1 और 1 के बीच में। मतलब कि सीक्वेंस की वैल्यू कभी तो आपको मिल जाती है -1 और कभी आपको मिल जाती है +1। तो जिस सीक्वेंस की वैल्यू बच्चों वेरी करे, लिमिट करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला वो बच्चों यूनिक नहीं है, वो बच्चों फाइनाइट तो जरूर है लेकिन वो यूनिक नहीं है, उसकी वैल्यू बच्चों वेरी कर रही है। कभी मुझे -1 मिल रहा है, कभी मुझे मिल रहा है 1। तो इस तरह की सीक्वेंस को बच्चों हम कहते हैं, कौन सा सीक्वेंस बच्चों? इसको हम कहेंगे ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। इसका बच्चों कोई एग्जांपल भी हो सकता है। मान लीजिए बच्चों यहाँ पे an मेरे पास बना कुछ इस तरीके से -1 की पावर n इंटू 2। तो जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे भी बच्चों आपको कुछ इस तरह की कंडीशन ही होगी कि यहाँ पे भी जो बच्चों इसका आंसर होगा वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू के ऊपर। मतलब कि अगर n इवन इंटीजर होगा, अगर n बच्चों इवन नेचुरल नंबर होगा फिर तो बच्चों मुझे इसका आंसर मिलेगा 2। और अगर कि n की वैल्यू ओड होगी फिर बच्चों इसका आंसर मुझे मिलेगा कितना? -2। मतलब कि यहाँ पे जो रिजल्ट है बच्चों वेरी कर रहा है -2 और 2 के बीच में। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम बच्चों कहते हैं ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। तो बच्चों कन्वर्जेंट के लिए लिमिट जो होगी वो फाइनाइट हो, यूनिक हो। डाइवर्जेंट के लिए बच्चों +∞ या -∞ हो। और ऑस्किलेटरी के लिए जो लिमिट है वो बच्चों यूनिक नहीं होती। तो इन 3 कंडीशंस को आपने अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों हमने सीक्वेंस के बारे में समझने की कोशिश की। सीक्वेंस के हमने बेसिक कंसेप्ट को समझा, उसके डेफिनेशन को समझा, सीक्वेंस को नोटेशन किस तरीके से दी जाती है ये भी हमने समझा। और फिर हमने समझा बच्चों बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस, या फिर आप सीक्वेंस के लोअर बाउंड अपर बाउंड आप कैसे निकालते हैं। और बच्चों फिर हमने समझा कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में, फिर हमने बच्चों समझा ऑस्किलेटरी सीक्वेंस के बारे में। तो बच्चों जितना भी बेस आज आपने पढ़ा है इसको आप जरूर बच्चों प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और फिर हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बच्चों आई विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।